बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान चुगताई है और मैं आपके बीएस कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर का टीचर हूँ। हम पढ़ रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने पढ़ा था पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। इन सब को हमने डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है इंटरनेटवर्क्स। इंटरनेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट विद कैपिटल आई और विद स्मॉल आई में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, और फिर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर, ब्रिजेस, उसको हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेटवर्क्स। देखें, जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में जब हम कंबाइन करते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के दरमियान में नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको इंटरनेटवर्क बोला जाता है। इंटरनेटवर्क या इंटरनेट विद स्मॉल आई, ये जो कैपिटल आई होता है, याद रखें कि वो बड़ा इंटरनेट होता है जो आप घरों में यूज़ करते हैं अमूमन, जिसको हम वैन भी कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मगर यहाँ पर मैंने कहा जब दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको इंटरनेटवर्क कहते हैं, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेटवर्क। उसमें जिस तरह हम लोग गेटवेज यूज़ करते हैं, राउटर्स यूज़ करते हैं, इसी तरह इंटरनेटवर्क के अंदर भी अगर हम देखें तो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं और उनको थ्रू राउटर्स कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर ये जो डब्बा बनाया गया है और उस पर आर लिखा गया है, ये राउटर को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा इंटरनेट है विद कैपिटल आई, उसको भी शामिल कर लें कि हो सकता है कि किसी नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, या हो सकता है सारों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों इंटरनेट्स में फ़र्क है, एक छोटा नेटवर्क है और एक बड़ा नेटवर्क है। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटरनेट विद स्मॉल आई कहता है कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क्स, और इंटरनेट विद कैपिटल आई है तो स्पेसिफिक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, ये उसके लिए स्पेसिफिक किया गया है कि ये इंटरनेट, बड़ा इंटरनेट। विद स्मॉल आई इंटरनेट जो है वो कह रहा है कि द इंटरनेट कैन बी एनी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मिसाल के तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर इसको इंटरनेट विद स्मॉल आई को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये बात याद रखें कि अ ग्रुप ऑफ पीपल विच मे नॉट बी नोन आर एक्सेसिबल टू द पब्लिक। मतलब ये है कि ये इंटरनेट हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आप विद कैपिटल आई वाला इंटरनेट देखें जो आपके घर में लगा हुआ है, वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक वेब पेज खोल सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का वेब पेज है, चाहे आप इंग्लैंड का खोलें, चाहे आप सिमरदान में किसी सर्वर का पेज खोलें, आपको कोई पाबंदी नहीं होती। आप जब एक पब्लिक किया होता है, एक चीज़ पब्लिक की होती है, आपने कोई पेज बनाया, वेब पेज बनाया हुआ है, आपने पब्लिक किया हुआ है, तो पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। मगर जब स्मॉल इंटरनेट की हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक हो जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और ये विद कैपिटल आई को तो आपकी समझ आ गई होगी कि ये एक बड़ा नेटवर्क है, मतलब जो हम आम पब्लिक जो उसको एक्सेस करते हैं और अपनी जो फाइल्स हैं या अपने जो पेजेस हैं वो हम कहीं भी भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को गौर से देखें कि इस तस्वीर में ये हमें क्या समझाना चाह रहा है। ऊपर की तस्वीर जो है वो पैकेट स्विचिंग की है और नीचे सर्किट स्विचिंग की है। पैकेट स्विचिंग में अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस लगी हुई हैं और इस कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ है मिस्टर वेटसन कम हेयर आई नीड यू, और दूसरे कंप्यूटर पे भी यही लिखा हुआ है। यहाँ से जब ये डेटा यहाँ आया तो वो डिफरेंट डिवाइसेस से होकर जा रहा है, जबकि सर्किट स्विचिंग में हमारे पास वही मैसेज जब दूसरे कंप्यूटर पे पहुँच रहा है तो वो सिर्फ एक ही रास्ते को इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या है, इसको आप डिस्कस करते हैं। देखें, यहाँ पर पैकेट स्विचिंग में क्या हो रहा है कि ये छोटे छोटे पैकेट्स बनाता है, छोटे छोटे हिस्सों में हमारे मैसेज को तकसीम कर देता है और फिर उसको किसी एक डिवाइस के ज़रिए और किसी डेटा को किसी दूसरे डिवाइस के ज़रिए भिजवाता है। मिसाल के तौर पे आई नीड यू इसने यहाँ से भिजवाया, वो आई नीड यू इस डिवाइस के पास आया, इसने देखिए अपना रूट चेंज किया, ये नीचे आने के बाद ऊपर वापस नहीं गया बल्कि यहीं से अगले डिवाइस की तरफ चला गया और इस कंप्यूटर पर पहुँच गया। मगर कम हेयर को गौर से देखें, जब यहाँ से कम हेयर आया तो यहाँ से इस डिवाइस से होता हुआ देखें यहाँ पर पहुँचा और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा जो मिस्टर वेस्टसन था वो आप देख रहे हैं बिल्कुल पहले स्ट्रेट गया, इस डिवाइस की तरफ आया
اور پھر یہ اوپر موو کر کے وہاں سے اس کے پاس پہنچ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا ڈیٹا ڈفرنٹ راستوں سے بھجوا رہا ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد. مگر اگر آپ سرکٹ سوئچنگ کی طرف دیکھیں تو سرکٹ سوئچنگ میں یہ سب سے پہلے ایک کنیکشن بنائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر تو کنیکشن نہیں تھا, پر جس راستے میں اس کو شارٹ راستہ ملتا گیا یہ آگے جاتا گیا. مگر یہاں پر پہلے یہ کنیکشن بنائے گا. کنیکشن بنانے کے بعد ضروری نہیں کہ یہ اسٹریٹ ہی ہو, یہ کنیکشن کسی اور راستے سے بھی بن سکتا ہے, مگر جب ایک دفعہ کنیکشن بن گیا اس کے بعد یہ ترتیب میں ڈیٹا بھیجنا شروع کرے گا اسی راستے سے, اور وہ یہ کمپیوٹر اس کو ریسیو کر لے گا. اسی ایگزامپل کو ہم دوسری تصویر کی مدد سے سمجھتے ہیں. یہ پیکٹ سوئچنگ میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو پیکٹ سوئچنگ میں جو ہمارا ڈیٹا ہوگا وہ ڈیٹا مختلف راستوں سے ہوتا ہوا, جو شارٹیسٹ راستہ ہوگا وہاں سے ہوتا ہوا وہ اس کمپیوٹر تک پہنچے گا. اور یہاں سے اگر کوئی ڈیٹا وہاں جا رہا ہے تو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ پہلے تو اس ڈیٹا کو تقسیم کر دیتا ہے. تو کسی ڈیٹا کو ایک جگہ پہ بھیجتا ہے, کسی کو دوسری جگہ سے, اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وہ ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پر اینڈ یوزر کے پاس ریسیو ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ سرکٹ سوئچنگ اور سے دیکھیں تو سرکٹ سوئچنگ میں یہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک ٹیلی فونی لائن بن رہی ہے. نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پر ٹیلی فونی لائن آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی آگے کہاں گئی. یہ کسی بھی راستے سے ڈیٹا بھجوا سکتا ہے. یوز تو ٹیلی فون ہو رہا ہے مگر وہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ اسمال پیسز میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آگے شفٹ ہو رہا ہے. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر سب سے پہلے کنیکشن بن رہا ہے. جیسے ہی اس کا یہ سیشن بن جاتا ہے تو یہاں سے ڈیٹا, مثال کے طور پر یہ کالر ہے, یہ یہاں سے ڈیٹا آنا شروع ہوگا اسی راستے کے تھرو. یہ جس وقت کال مل جاتی ہے تو یہ اپنا راستہ اس دوران چینج نہیں کر سکتا. یہاں پر یہ کسی بھی وقت اپنا راستہ چینج کر رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب یہ ڈیٹا یہاں سے جب موو کرے گا تو یہ ترتیب میں آتا رہے گا ایک دوسرے کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو اس کے کچھ فائدے نقصانات بھی ہیں, اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے ان دونوں پکچرز کی تو آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ چکی ہوگی کہ پیکٹ سوئچنگ اور سرکٹ سوئچنگ میں کیا فرق ہے. تو اس کی تھوڑی سی ہم یہاں پر ڈفرنس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ پیکٹ سوئچنگ از مور ماڈرن اور سرکٹ سوئچنگ از اولڈ اینڈ ایکسپینسو. یہ اس میں فائدہ آ رہا ہے پیکٹ سوئچنگ کا کہ یہ ماڈرن ہے, اور یہ جو سرکٹ سوئچنگ ہے یہ ایک پرانا نظام ہے. تو پرانا نظام تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیلی فونی نظام ہی ہمارا پرانا سسٹم ہے, جبکہ ہمارے جو راؤٹر ہیں اور مختلف قسم کے ڈفرینٹ ڈیوائسز آ گئی ہیں وہ ہماری ماڈرن ٹیکنالوجیز میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ آپشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ سینڈ ڈیٹا امیجیٹلی. ڈیٹا بہت تیزی میں جائے گا. کیوں تیزی میں جائے گا؟ دیکھیں جی, یہاں سے اگر میں اس ڈیٹا کو یہاں بھجوا رہا ہوں تو تیزی میں کس طرح جا رہا ہے؟ تیزی میں اس طرح جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر رہا ہے اور مختلف ڈیوائسز کے ذریعے پہنچا رہا ہے. مثال کے طور پر ایک کارٹن ہے اور اس کارٹن کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پیکٹس پڑے ہوئے ہیں. ایک بندہ اس پورے کارٹن کو نہیں اٹھا سک رہا, اگر اٹھا رہا ہے تو بہت مشکل سے وہ پہنچا رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں پیکٹ سوئچنگ کو. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ نہیں ہم ایسے کریں کہ اس کارٹن کو کھول لیں اور اس کارٹن کے اندر جو پیکٹس پڑے ہیں ہم دو دو تین تین پیکٹ مختلف لوگوں کو دیں اور ان کو کہیں کہ آپ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں اور یہ ڈیٹا وہاں تک پہنچا دیں. تو یہ جو پیکٹس کھول کر جو پہنچائے جا رہے ہیں یہ جلدی پہنچیں گے, کیونکہ اب جگہ اس نے کم گھیر لی ہے, وزن کم ہو گیا ہے, تو یہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں بڑی تیزی میں, جبکہ پورا کا پورا کارٹن لے جانا اس کے لیے مشکل تھا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ امیجیٹلی بہت تیزی میں سینڈ ہوگا. اور یہاں پر یہ جو ہے یہ دوسری مثال ہے, اینڈ ٹو اینڈ سرکٹ ہے. اس کے اندر ایک جگہ ایک کارٹن کو جہاں سے اٹھایا ہے وہاں سے لے کر جہاں پہنچانا ہے وہاں تک, سٹارٹنگ اینڈ اور اینڈنگ اینڈ دونوں طرف اینڈ ہے, تو سٹارٹنگ سے لے کر بالکل آخر تک وہ ایک ہی کارٹن کو پہنچائے گا. تو ظاہری بات ہے یہاں پر ایک پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کہہ رہا ہے کہ پیکٹ ریپرزینٹ پیسز آف ڈیٹا. دیکھا آپ لوگوں نے پیکٹس کے اندر وہ اسمال پیسز کر رہا تھا, اس میسج کے چھوٹے چھوٹے حصے کر رہا تھا, جبکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, یہاں پر بیفور سینڈنگ ڈیٹا اسٹیبلش اے پاتھ. پہلے ایک پاتھ اسٹیبلش ہوگا, ایک راستہ اسٹیبلش ہوگا. جس طرح میں نے یہاں کہا کہ جب یہ ایک بندہ اس کو فون کرے گا تو پہلے ایک راستے کا متعین ہوگا کہ کون سا راستہ فارغ ہے. جب یہ اسٹیبلشڈ ہو جائے گا, کنیکشن کریٹ ہو جائے گا, تو اس کے بعد یہاں سے ڈیٹا اسی راستے سے آنا جانا شروع ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ ڈیٹا اسٹیبلش اے پاتھ کی بات کر رہا ہے, تو وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ڈائنامک روٹس. ڈائنامک روٹس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا, جبکہ سرکٹ سوئچنگ میں آپ نے دیکھا کہ ایک فکس راستہ تھا ہمارے پاس.
डायनेमिक रूट के अंदर अनऑर्डर्ड ट्रांसमिशन हो रही है, किसी भी ऑर्डर में जा सकता है, कोई भी डेटा किसी भी रास्ते से जाएगा मगर पहुंचेगा आखिर में वहीं जहां पर हम भिजवा रहे हैं। जबकि फिक्स रूट में हमारे पास डेटा सीक्वेंस में जा रहा है, तरतीब में एक जगह से दूसरी पर मूव हो रहा होगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिफरेंट पैकेट्स माइट फ्लो डिफरेंट पाथ्स, और यहाँ पे ऑल डेटा इन अ सिंगल फ्लो, जो हमने यहाँ पर स्टैब्लिश किया था उसी रास्ते से वो डेटा गुजर कर जाएगा। यहाँ पर हम लोग इंटरनेट की मिसाल ले रहे हैं पैकेट स्विचिंग के अंदर, जबकि यहाँ पर हम टेलीफोनी सिस्टम का निज़ाम ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपना DSL को इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज उसकी। ठीक है, तो हमारा जो टेलीफोन है तो टेलीफोन के साथ ही ज़ाहिर बात है लाइन तो वही है, मगर इसमें रास्ते में राउटर्स आ जाते हैं बहुत सारे, जबकि यहाँ पर वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ ये जो टेलीफोनी सिस्टम है ये ऑडियो के लिए बहुत बेहतर है। हम जब वॉइस कॉल के लिए जब टेलीफोन किसी को करते हैं तो इस सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर कह रहे हैं रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर डेटा लॉस हो जाता है, यहाँ से डेटा यहाँ पहुँच गया मिसाल के तौर पे, और यहाँ से डेटा जब यहाँ जाना था तो रास्ते में वो डेटा ज़ाया हो गया, तो ये डिवाइस उसको दोबारा से इसकी ये आई नीड यू की कॉपी दोबारा से इसको भेजेगा। ये कॉपी अपने पास रखता है उस वक्त तक जब तक डेटा डिलीवर नहीं हो जाता। तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से उसको रीट्रांसमिट कर देगा। जबकि यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पर तो अगर रीट्रांसमिट कर रहे हैं तो अगर यहाँ पर अगर देर हो रही है तो कोई मसला नहीं, बाकी डेटा तो पहुँच रहा है वहाँ पर, तो सम टेक्स्ट इज मिसिंग का इसका यहाँ पर इसको सब मैसेज आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। जब ये जैसे ही डेटा यहाँ से पूरा होगा तो ये किसी अच्छे रास्ते से पहुँचते हुए यहाँ पर वो जो सम टेक्स्ट इज मिसिंग था ऑप्शन वो ख़त्म हो जाएगा और मैसेज पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन का मेन मकसद ये था। तो कह रहा है कि रीट्रांसमिशन, और वहाँ पर क्या कह रहा है, वहाँ पर कह रहा है डेटा लॉस। डेटा लॉस हो सकता है, क्यों हो सकता है डेटा लॉस? वो इसलिए क्योंकि जब इसने इसको कॉल किया तो एक ख़ास रास्ते से डेटा जा रहा है। अब इस दौरान अगर मिसाल के तौर पर इस राउटर से इस राउटर तक जब डेटा आ रहा है वो बीच में ज़ाया हो गया, अब इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दोबारा इसको कहे कि मुझे दोबारा से वो डेटा भेजे, क्योंकि पीछे से मज़ीद डेटा आ रहा होगा, तो लिहाजा वो डेटा ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल आपने नोट किया होगा जब आप किसी को कॉल करते हैं तो अक्सर आवाज़ कट जाती है, तो आपको वो आवाज़ बाद में नहीं आती, बल्कि आप उस बंदे को ये कहते हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आई, आवाज़ कट गई थी, तो आप ज़रा दोबारा बोलें। तो इस बंदे को दोबारा बोलना पड़ेगा, मगर यहाँ पर इसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये आपको दोबारा वॉइस को रिपेयर करके दे। ठीक हो गया? तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास एक तो रीट्रांसमिशन है। रीट्रांसमिशन की वजह से क्या होगा, हमारा डेटा लेट हो सकता है ज़ाया हो गया ना, तो ज़ाया होने की वजह से वो क्या हो रहा है, वो दोबारा राउटर को कह रहा है कि मुझे ज़रा दोबारा डेटा देना। पैकेट स्विचिंग के अंदर तो ज़ाहिर बात है टाइम लग सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो डेटा ज़ाया हो रहा है, यहाँ पर तो दोबारा रीट्रांसमिशन का तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो लिहाजा कोई देर नहीं होगी, हमारी जो आवाज़ है वो बड़ी जल्दी पहुँचती जाएगी। अच्छा, उसके बाद लेस रिलायबल और हाईली रिलायबल। यहाँ पर ये रिलायबल ज़्यादा नहीं है पैकेट स्विचिंग, और जो सर्किट स्विचिंग है वो काफ़ी रिलायबल है। मगर यहाँ पर लेस रिलायबल में ठीक है, लेस रिलायबल है, मगर कह रहे हैं बट कैन री राउट अराउंड फेलियर। मतलब ये कि अगर ठीक है रिलायबल, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट में तो रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी लेट हमारे पास मैसेज पहुँच रहा है। मगर यहाँ पर एक फ़ायदा हमें यह है कि अगर एक रास्ता, अगर राउटर बंद है, अगले वाला राउटर बंद है, तो ये अपना रास्ता बदल के किसी और राउटर से निकल सकता है। मगर यहाँ पर हमारे पास ठीक है कि ये आवाज़ हमारी बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी पे पहुँच रही है, मगर यहाँ पर हमें मसला ये आ रहा है कि अगर डेटा फेल हो जाता है, डेटा फेल का मतलब है कनेक्शन ड्रॉप हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से एक पाथ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वरना ये आपका डेटा कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं, जो वॉइस भेज रहे हैं, वो बंद हो जाता है। आप दोबारा से रीडायल करेंगे। ठीक है, ये इसमें तो मुझे उम्मीद है कि पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में है, तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस एज अ हार्डवेयर डिवाइस, सारी बात है कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं वो हार्डवेयर होंगी। ठीक है, और उसके ज़रिए हम लोग डेटा ट्रांसमिट करते हैं। जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो एनालॉग में भी हो सकता है, डिजिटल में भी हो सकता है। याद रखें, एनालॉग और डिजिटल डेटा और सिग्नल्स को हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा ये है कि ये टेलीफोन लाइन्स भी यूज़ कर सकता है, कोई और जो वायर्स हैं या वायरलेस सिस्टम है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग इस डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हब है, स्विच, राउटर, गेटवे, रिपीटर और ब्रिज।
अब वन बाय वन करके देखते हैं कि ये डिवाइसेस क्या हैं और ये क्या काम कर रही हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हब को। हब एक लेयर 1 डिवाइस है, ठीक है। टीसीपी आईपी लेयर्स, ओएसआई लेयर्स हम लोग पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। ओएसआई लेयर का क्या मतलब है? ओएसआई लेयर जो है ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस हैं जो पहले से डिफाइन किए गए हैं। उसके अंदर 7 लेयर्स हैं। 7 लेयर्स में से ये जो हब है ये पहले लेयर पे काम करता है। बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि पहले लेयर पे काम कर रही हैं, बहुत सारी कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि सेकंड लेयर पे काम कर रही हैं, कुछ डिवाइसेस थर्ड लेयर पे काम कर रही हैं, और कुछ जो हैं वो 4th 5th 6th और 7th पे काम कर रही हैं। तो इसको हम लेयर्स को तो आगे डिस्कस करेंगे, हब को देखते हैं यहाँ पर। तो हब जो है वो लेयर 1 डिवाइस है, और इस हब के अंदर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ पोर्ट्स लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा पोर्ट्स इसमें मौजूद हैं। स्टार टोपोलॉजी अगर याद हो, हम लोगों ने जो बात की थी लैन के अंदर स्टार टोपोलॉजी, तो वो जो सेंट्रल डिवाइस था वो ये हब है। तो यहाँ पर एक हिरारिकी भी हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ट्री टोपोलॉजी याद हो, ट्री टोपोलॉजी जो हमने जो स्टार टोपोलॉजी की जो ट्री टोपोलॉजी बनाई थी, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा हब या स्विचेस मौजूद थे, और उसमें हमने हर स्विच के साथ बहुत सारे कंप्यूटर भी कनेक्ट किए हुए थे, मगर आगे भी एक कोई हब एक दूसरा कनेक्ट किया हुआ था। इसी तरह जो अगला वाला हब था उसके साथ आगे एक 2-3 हब और भी कनेक्ट थे, और बाद में उनके साथ और कंप्यूटर्स भी कनेक्ट थे, एक पूरी हिरारिकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अगर लेंथ यहाँ पर बढ़ भी जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो 10/T है, जो तकरीबन केबल हमारी 100 मीटर तक काम करती है, जब जो केबल हम यहाँ पर लगाएंगे, एक सिरा यहाँ लगता है और दूसरा सिरा कंप्यूटर में लगता है, तो अगर उस केबल की अगर हम लोग लेंथ की जो कारकर्दगी देखें तो वो 100 मीटर तक होती है, उससे ज़्यादा पे वो फिर जाकर काम नहीं करता। मगर अगर हमारा एक कंप्यूटर बहुत दूर पड़ा है, 100 मीटर नहीं है बल्कि वो 300 मीटर के फासले पर पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, रास्ते में हम लोग ये हब लगा देते हैं। एक हब लगाएंगे 100 मीटर के बाद, फिर 100 के बाद एक लगाएंगे, 2 हब ये हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 3 केबल्स यूज़ हो जाएंगी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान तक। तो मतलब ये है कि 300 की अगर लगाएं तो 300 मीटर तक जो है वो हमारा डेटा पहुंचा सकता है। वैसे अगर हम उस केबल 10/T की अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो 100 मीटर तक होता है, मगर हम लोग एक हिरारिकी बना करके एक तार के साथ एक हब लगा देते हैं, फिर उसके साथ एक और तार लगाकर आगे पहुंचा देते हैं, और फिर एक हब लगा देते हैं, और फिर उसके साथ एक और तार लगाकर अगले कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं। तो फासला अगर बढ़ भी जाए तो नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। अगली डिवाइस है हमारे पास स्विच। स्विच भी कुछ इसी किस्म की एक डिवाइस है, मगर स्विच जो है वो लेयर 2 पे काम कर रहा है, ठीक है। उसी OSI लेयर में हब 1 लेयर पे काम कर रहा था और ये लेयर 2 पे काम कर रहा है। ये हब और स्विच जो हैं ये दोनों एक तरह के काम कर रहे हैं। ये भी सेंट्रल डिवाइस है। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जिस तरह हब को हमने एक सेंटर में रखा और तमाम कंप्यूटर्स को इसके साथ कनेक्ट कर दिया था, इसी तरह ये जो हमारे पास स्विच है ये भी सेम वही काम कर रहा है। मगर याद रखें हब और स्विच में फ़र्क एक है, और वो ये कि हब इंटेलिजेंट नहीं है जबकि स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। वो कैसे? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर हम अगर हब को यूज़ करते हैं, इसके साथ अगर हम 5 कंप्यूटर लगाते हैं, और कंप्यूटर नंबर 1 अगर कंप्यूटर नंबर 4 को अगर कोई डेटा भेजता है, तो ये हब इंटेलिजेंट नहीं है। ये इसके पास जब डेटा पहुंचता है इसको समझ नहीं आती, तो ये सबको सेंड कर देता है। जबकि स्विच में अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास वो आगे मैक एड्रेसेस को फॉलो कर रहा होता है। मैक एड्रेसेस आप लोगों ने फ़ोन्स में भी देखे होंगे, कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक नंबर होता है हर डिवाइस का। अगर इस स्विच के साथ भी अगर 5 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 4 को अगर कोई डेटा भेजता है, तो जब इसके पास डेटा पहुंचता है तो ये तो इंटेलिजेंट है, तो ये देखता है लेयर 2 के अंदर जाकर कि भाई ये डेटा किसके लिए सेंड होना है। तो उसको यहाँ स्विच को ही पता लग जाता है कि ये कंप्यूटर नंबर 4 की तरफ भेजना है, तो ये यहीं से फैसला करके कंप्यूटर नंबर 4 की तरफ भेजता है, हब की तरह सारों को नहीं सेंड करता। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास राउटर। राउटर जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है कि ये लेयर 3 डिवाइस है। हब लेयर 1, स्विच लेयर 2 और राउटर लेयर 3 पे काम करता है, ठीक है। राउटर का काम ये है कि जो हमारा जो डेटा होता है, जो हमारा जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, पैकेट क्या होता है वो आगे जाकर आपको समझ आएगी कि जो पैकेट्स होते हैं उसको डिफरेंट नेटवर्क से आगे पहुंचा देता है, ठीक है। मतलब ये है कि हमारा जो पैकेट होता है वो किसी एक नेटवर्क तक नहीं, बल्कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे, और इस तरह ये आगे फॉरवर्ड होता रहता है, जिस तरह कि आप लोगों ने पैकेट स्विचिंग में भी देखा था। अगला राउटर का फंक्शन ये है कि राउटर जो है वो डायरेक्शन बदलता रहता है।
جب انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو راؤٹر کیا کرتا ہے کہ جو سب سے شارٹیسٹ راستہ ہوتا ہے یہ وہاں سے ڈیٹا ہمارے پاس لاتا لے جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی دیکھتا ہے کہ کس راستے میں ٹریفک زیادہ ہے اور کس راستے سے ٹریفک کم ہے۔ یہ جس راستے میں ٹریفک کم ہوتی ہے، مطلب جس راستے کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف راؤٹرز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور جو راؤٹرز مصروف ہوتے ہیں ان کو یہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو راؤٹرز فری ہوتے ہیں اور کوشش کرتا ہے جو نزدیک ترین کا راؤٹر ہو یہ وہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف راؤٹرز لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اس نیٹ ورک میں کیا ہوتا ہے کہ اس راؤٹر کے اندر ایک راؤٹنگ ٹیبل ہوتا ہے جس میں انفارمیشنز ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کون سا راؤٹر کنیکٹ ہے اور پھر اس کے ساتھ آگے کون سا کنیکٹ ہے اور اس کے ساتھ آگے کون سا راؤٹر کنیکٹ ہے، پوری ہیرارکی کا اس نے انفارمیشن اپنے ایک ٹیبل میں رکھا ہوتا ہے، اور پھر اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کون سا راؤٹر اس وقت زیادہ بیزی ہے اور کون سا راؤٹر اس وقت زیادہ بیزی نہیں ہے۔ جب یہ ڈیٹا بھجواتا ہے، آپ نے پیکٹ سوئچنگ میں دیکھا ہوگا کہ جب یہ پیکٹ بھجواتا ہے تو یہ سب سے چھوٹا راستہ پہلے تو ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اپنے ڈیٹا کو تقسیم کر کے یہ جو آگے بھجوا رہا ہے اس کی مین وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آگے کون سا راؤٹر جو ہے وہ سب سے ایزی رہے گا میرے لیے، تو کچھ ڈیٹا وہاں سے بھجوا دیتا ہے، دوسرے راؤٹر کو کچھ دے دیتا ہے، کچھ تیسرے کو دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ یہ راؤٹر صرف ایسے تو نہیں کہ میں نے اس کو ڈیٹا بھجوا دیا اور اگلے والا راؤٹر بند پڑا ہو، نہیں، اس کی انفارمیشن بھی اس کے پاس ہوتی ہے، تو یہ ایک ایسے راؤٹر کو ڈیٹا دیتا ہے جو کہ آگے سے بھی دوسرے کو ڈیٹا پہنچا سکے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ دوسرا آگے تیسرے کو ڈیٹا پہنچا سکے۔ تو اس میں مین چکر یہ ہے کہ ایک تو راستہ شارٹیسٹ ہو اور دوسرا وہاں پر زیادہ ڈیٹا کی ٹریفک نہ ہو، تو یہ راؤٹر کا کام ہے، اور یہ جو جتنی انفارمیشن ہوتی ہے وہ اپنے پاس ایک راؤٹنگ ٹیبل میں لکھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر راؤٹر دیکھیں، راؤٹر کا جو لفظ ہے وہ راؤٹ سے نکلا ہے، راؤٹ مین فائنڈ دا شارٹیسٹ پاتھ، کہ سب سے چھوٹا راستہ ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس گیٹ وے۔ اب گیٹ وے جو ہے وہ ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس بھی ہو سکتا ہے اور وہ سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے یہ کرتا کیا ہے، یہ اصل میں ڈسیملر جو نیٹ ورک ہوتے ہیں اس کے درمیان میں کنیکشن بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نیٹ ورک ایسا ہے جس کی ڈیوائسز دوسرے نیٹ ورک سے بالکل آپس میں میچ نہیں کر رہی، اس میں اصل میں کیا ہے، اس کے پروٹوکولز چینج ہوتے ہیں، اس ایک نیٹ ورک کے پروٹوکول ایک ہوں گے، دوسرے نیٹ ورک کے پروٹوکول کچھ دوسرے ہوں گے، تو جب ڈسیملر ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر جب ایک ہی جیسے آئی پیز ہوں، پروٹوکول ایک جیسے ہوں، تو پھر ہی ہم لوگ اس میں کمیونیکیشن کروا سکتے ہیں۔ اگر پروٹوکول ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو ظاہری بات ہے پھر کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو اگر کروانا چاہتے ہیں تو بیچ میں ہمیں کیا لگوانا پڑے گا، یہ گیٹ وے۔ تو گیٹ وے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک سوئچ کی طرح ہی کام کر رہا ہے، جس طرح سوئچ ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے۔ جب ہم لوگوں نے یہاں پر 4 کمپیوٹر 5 کمپیوٹر کنیکٹ کیے تو وہ جب کمپیوٹر نمبر 1 اس کو ڈیٹا دے رہا ہے تو یہ صرف تو یہ خود اس ڈیٹا کو کھول کے لیئر 2 کے اندر دیکھتا ہے کہ یہ ڈیٹا مجھے کس کی طرف بھجوانا ہے، تو صرف اسی کی طرف بھجواتا ہے، سب کی طرف نہیں بھجواتا۔ اسی طرح یہ گیٹ وے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ 2 نیٹ ورک ہوں، ہمارے پاس نیٹ ورک زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ جب ڈیٹا ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ اس کو کھول کے دیکھ لیتا ہے کہ مجھے یہ ڈیٹا کس نیٹ ورک کی طرف بھجوانا ہے، تو یہ تمام نیٹ ورک کی طرف نہیں بھجوائے گا، یہ صرف اس نیٹ ورک کی طرف بھجوائے گا جس نیٹ ورک کے لیے وہ ڈیٹا ایک کمپیوٹر نے ایشو کیا ہوگا۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ڈیفرنٹ پروٹوکول والے جو ڈیوائسز ہوں گے ان کے درمیان میں کمیونیکیشن کروا رہا ہے، تو یہاں پر ایگزامپل میں کہہ رہا ہے کہ ٹی سی پی آئی پی کا ایک نیٹ ورک لے لیں اور دوسرا جو ہے وہ ایپل ٹاک لے لیں، ٹھیک ہے۔ ٹی سی پی آئی پی کے جو نیٹ ورکس کے جو کمپیوٹرز ہیں اس کو ہم ایپل ٹاک کے کمیونیکیشن پروٹوکولز کے ساتھ اگر کمیونیکیٹ کروانا چاہیں تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس ہے جس طرح میں نے کہا سوئچ کی طرح، تو مگر یہ ہے کہ یہ جو گیٹ وے ہوتا ہے یہ اپلیکیشن لیئر پہ کام کرتا ہے، زیادہ تر اپلیکیشن لیئر 7واں لیئر ہے، ٹھیک ہے، او ایس آئی کا، اور اس کے علاوہ نیٹ ورک اور سیشن لیئر کے اوپر بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ جو او ایس آئی کا نیٹ ورک لیئر جو تیسرا لیئر ہے اور سیشن لیئر جو ہے وہ 5واں لیئر ہے، تو یہ آگے جا کر ہم لوگ اس کو ڈسکس بھی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ گیٹ وے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ گیٹ وے کا کام یہ ہے کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ ڈفرینٹ نیٹ ورکس ہوں، اس کو جب آپس میں ان کے ڈیوائسز کی کمیونیکیشن کروانی ہو تو ہم گیٹ وے کا استعمال کرتے ہیں۔ اگلا ڈیوائس ہے ہمارے پاس ریپیٹر۔ تو یہ ریپیٹر کیا ہے؟ ریپیٹر بھی ایک فزیکل ڈیوائس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف قسم کے ریپیٹر ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ریپیٹر ہیں جو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک
ایک एक टैंकी है और उस टैंकी में पानी भरना है, मगर जो आपने मोटर लगाई है वो ज़मीन से पानी निकाल कर टैंकी तक पहुंचा रहा है, मगर वो टैंकी इतनी दूर है कि वो उसको पहुंचा नहीं पा रहा। तो एक ख़ास हद तक वो जाने के बाद प्रेशर है वो कम हो गया होगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक और मोटर लगा देते हैं कि एक और मोटर लगा देते हैं दरमियान में कि चलो जी, पहले एक मोटर ने पानी फेंका, जब उसका प्रेशर कम होने वाला होगा तो वो दूसरी मोटर उसको पकड़ लेगा, उस पानी को खींच के तो आगे पहुंचा देगा। और आगे फिर अगर टैंकी तक पहुंच गया तो ठीक है, और अगर वो ना पहुंच सका, टैंकी मज़ीद ज़्यादा आगे है, तो फिर हमें यहाँ पर एक मोटर और लगानी पड़ेगी ताकि दोबारा से वो उस पानी को रिसीव करे और दोबारा से प्रेशर बनाकर आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दे। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। मिसाल के तौर पर ये केबल है जो कि 100 मीटर तक काम करती है, मगर यहाँ पर जो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो देखें तकरीबन 200 मीटर तक मौजूद है, ये बहुत दूर पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको जिस तरह हब की बात की थी, तो इसी तरह हमारे पास ये एक रिपीटर भी है। तो हम क्या करते हैं कि ये दरमियान में एक रिपीटर लगा देते हैं, तो ये डेटा जब यहाँ रिसीव होता है तो इस डेटा को ये दोबारा से जनरेट करता है, रीजनरेट करने के बाद ये आगे ट्रांसमिट कर देता है ताकि ये डेटा सही सलामत यहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि यहाँ से डेटा यहीं तक पहुँच सकता था इस तार से। अगर इसको मज़ीद आगे ले जाते तो ये प्रॉब्लम हो सकती थी, ये डेटा नहीं पहुँच सकता। किसकी वजह से? एटेन्यूएशन की वजह से। ये एटेन्यूएशन जो है असल में क्या है, ये डेटा रास्ते में ज़ाया होता है। जब डेटा ज़ाया होगा तो डेटा कमज़ोर होता जाएगा। जिस तरह हमारे पास सिग्नल्स होते हैं तो सिग्नल वीक हो जाते हैं। तो जब सिग्नल वीक होता है तो फिर हम देखते हैं कि दरमियान में एक और राउटर लगा देते हैं, एक और बूस्टर लगा दिया जाता है। तो वो जो टावर होता है मोबाइल का, वो दोबारा से सिग्नल को रिसीव करने के बाद रीजनरेट करता है और आगे ट्रांसमिट कर देता है। और जब वो ट्रांसमिट करता है तो काफ़ी तेज़ी में हो रहा होता है, फुल सिग्नल होते हैं, मगर जो वो दूर जाता रहता है सिग्नल फिर कमज़ोर हो जाते हैं। तो जैसे ही वो कमज़ोर होने लगते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक और टावर लगा होगा। तो वो टावर उस कमज़ोर सिग्नल को दोबारा से रिसीव करता है और दोबारा से उसको रीजनरेट करके आगे अगले टावर की तरफ भिजवा देता है। तो इस तरह हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, जो वाईफाई जो डिवाइसेस हैं, वो भी इसी तरह दोबारा से दूर दूर तक डेटा हमने पहुँचाना हो तो इस रिपीटर के ज़रिए पहुँचा सकते हैं। अगर आप इस डिवाइस को देखें, ये आई थिंक कि ये जो टीवी जो केबल लगी होती है उसमें भी रिपीटर यूज़ होते हैं। तो केबल की भी एक ख़ास हद होती है कि इतने किलोमीटर तक उसने काम करना है, उसके बाद वो काम नहीं करता वो केबल, उसमें भी डेटा ज़ाया होता रहता है मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। तो जब वो सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं? रिपीटर। अक्सर आप लोगों ने महल्लों में या अक्सर लोगों के घरों में रिपीटर देखे होंगे। तो वो रिपीटर क्या करता है, वो डेटा को दोबारा से जनरेट करके दोबारा से उसको ओरिजिनल हालत में लाकर तो आगे फॉरवर्ड कर देता है। ये रिपीटर याद रखें लेयर 1 पे काम करते हैं, जो कि फिज़िकल लेयर है। लेयर 1 मतलब जो जिस तरह हब काम कर रहा है ये भी बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है। तो केबल के लिए भी डिवाइसेस मौजूद हैं और वायरलेस सिस्टम्स के लिए भी डिवाइसेस मौजूद हैं। जिस तरह सिग्नल आप लोगों के घरों में बाद लोग इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वाईफाई लगाया हुआ है और वाईफाई सिग्नल जो है वो कुछ फासले के बाद वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक रिपीटर लगा देते हैं। तो वो सिग्नल रिसीव करके आगे वो 150 मीटर तक वो आगे डेटा भिजवा देता है। तो मतलब वो आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आप उससे भी दूर हैं तो फिर एक रिपीटर आपको और लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। इससे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रिज। ब्रिज जो ये डिवाइस है, ये देखें, ये भी हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस है, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में लगाया हुआ है। ये फिज़िकल लेयर पे भी काम करता है और डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। फिज़िकल लेयर हमारा फर्स्ट लेयर है OSI लेयर का, और डेटा लिंक जो है वो सेकंड लेयर है। तो मतलब ये जो ब्रिज है ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर पे काम करता है। अगर याद हो तो हब हमारा फिज़िकल लेयर पे काम कर रहा था और जो स्विच था वो हमारा डेटा लिंक लेयर मतलब सेकंड लेयर पे काम कर रहा था। इसी तरह जो ब्रिज है ये दोनों पे काम करता है, फर्स्ट लेयर पे भी और सेकंड लेयर पे भी। तो ब्रिज को अगर आप गौर से देखें, वैसे ब्रिज का मतलब क्या है, दो डिवाइसेस के दो खुश्क इलाकों के दरमियान में अगर पानी बह रहा है तो ये ब्रिज जो है ये क्या काम करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी पहुंचाने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह ये ब्रिज डिवाइस भी इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर ब्रिज का काम भी यही है कि यहाँ पर क्या करता है कि ये डिफरेंट डिवाइसेस लगे हुए हैं और ये उन डिवाइसेस का डेटा रिसीव करके आगे रीजनरेट करके आगे भिजवा देता है। मतलब ये फिज़िकल लेयर की अगर हम बात करें तो फिज़िकल लेयर में भी ऐसा ही हो रहा है।
تو یہ فزیکل لیئر کی اگر طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ڈیوائس سے جب ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈیوائس کی طرف، تو اگر ڈسٹنس زیادہ ہے تو یہ برج کیا کر رہا ہے، اس کو ریسیو کرنے کے بعد اس کو ری جنریٹ کرتا ہے، اس کو آگے فارورڈ کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم سیکنڈ لیئر کی بات کریں جو کہ ڈیٹا لنک لیئر ہے، تو برج کے اندر تو ظاہری بات ہے، میں نے آپ کو کہا کہ فزیکل لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر دونوں پہ کام ہو رہا ہے، مگر یہاں پر جو سیکنڈ لیئر ہے جو بالکل سوئچ کی طرح کام کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس ایڈریس کی طرف آگے ڈیٹا بھجوانا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یہاں پر ایک سے زیادہ ڈیوائسز لگے ہوئے ہیں تو یہ تو آپ کو بتائے گا نا کہ مجھے کس ڈیوائس کی طرف یہ ڈیٹا بھجوانا ہے، مگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس تو اور ڈیوائسز بھی ہیں اس طرح کے جو ہم یہاں پر کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں فرق یہ ہے کہ یہاں پر ہم باقاعدہ اس کی کنفیگریشن کرتے ہیں۔ کنفیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ کس ڈیوائس سے کس پورٹ کی طرف ڈیٹا جائے گا اور کس پورٹ کی طرف ڈیٹا نہیں جائے گا، تو ہم وہاں پر اس کی کنفیگریشن کریں گے۔ ایک ٹیبل اس کے اندر موجود ہوگا راؤٹر کی طرح کہ کون سی جگہ سے ڈیٹا کی پرمیشن ہے بھجوانے کی اور کون سے کمپیوٹر سے ڈیٹا کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو یہ برج کا کام ہے، یہ انٹیلیجنٹ ہے، تو یہ اور ڈیوائسز سے اس لیے مختلف ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے پاس پہلے سے موجود ہے، اگر کوئی بھی پرابلم ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل عمران چغتائی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو فوراً آپ کو اطلاع مل سکے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بہت ساری ویڈیوز ہوتی ہیں لیکچرز کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔